बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 126 मुलाहिज़ा फरमाएं। एक तरफ ऊपर जाने के लिए लकड़ी के तख्तों की सीढ़ियां थी और एक आदमी उन सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ ऊपर जा रहा था। मैंने पतलून का पंचा उठाकर पिंडली पर बंधा हुआ खंजर निकाला और उसके पीछे दौड़ लगा दी। जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो वो ऊपर आखिरी सीढ़ी पर पहुंच चुका था। वो तेजी से पीछे मुड़ा, वो तारा था। उसने फायर करने के लिए पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाया। मैंने अपने हाथ को झटका दिया। खंजर मेरे हाथ से निकलकर दारा के बाजू को जख्मी करता चला गया। उसके मुंह से चीख निकल गई। वो लड़खड़ाया मगर दूसरे ही लम्हे संभल गया। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर नीचे गिर गया था। दारा ने दूसरी तरफ दौड़ लगा दी। मैं फिर ऊपर की तरफ दौड़ा। मैंने रास्ते में एक सीढ़ी पर पड़ा हुआ अपना खंजर उठाया और दो सीढ़ियां फलांगता हुआ छत पर पहुंच गया। दारा उस वक्त छत के दूसरे सिरे पर पहुंच चुका था। उसने मुड़कर फायर कर दिया। उससे सिर्फ एक लम्हे पहले मैं किसी चीज से टकरा कर गिर गया। अगर मैं नीचे ना गिरता तो गोली मेरा भेजा उड़ा देती। मैं उठकर दोबारा दारा के पीछे लपका। वो इस वक्त मुंडीर पर चढ़कर बाहर की तरफ एक पाइप के साथ लटक चुका था। ये पाइप पिछली गली में गटर लाइन की गंदी गैस के इखराज के लिए लगाया गया था, जो छत से 4-5 फुट ऊपर तक चला गया था। पाइप दीवार के साथ आईनी क्लिपों से लगाया गया था। मैं जब वहां पहुंचा तो दारा उस पाइप से लटकर मुंडीर से नीचे जा चुका था। ताम उसका एक हाथ अभी मुंडीर से ऊपर पाइप को गिरफ्त में लिए हुआ था। मैंने खंजर से उसके हाथ पर वार किया। उसने चीखते हुए हाथ हटाया, लेकिन उसकी एक उंगली कट गई। उसका दूसरा बाजू मैं पहले ही जख्मी कर चुका था, लेकिन वो पाइप के साथ लिपटा बड़ी तेजी से नीचे की तरफ फिसल रहा था। मैं मुंडीर पर चढ़कर पाइप के साथ लटकना चाहता था, लेकिन रुक गया। 6 इंच कतर का वो पाइप ज्यादा मजबूत नहीं था। दारा के बोझ ही से दीवार के साथ उसका ऊपर वाला एक क्लिप उखड़ चुका था। मैं पाइप को हाथ से पीछे धकेलने लगा। मेरी कोशिश बराबर साबित हुई। 2 क्लिप और उखड़ गए और दारा के बोझ की वजह से पाइप बदरी दीवार से पीछे हटने लगा। लेकिन मेरे ख्याल में अब इसका कोई फायदा नहीं था। दारा काफी नीचे पहुंच चुका था। पिछली गली ज्यादा कुशादा नहीं थी। रोशनी का इंतजाम भी मुनासिब नहीं था। यहाँ भी तवाइफों ही की आबादी थी और गली में माकूल तादाद में लोग भी मौजूद थे। एक राहगीर ने दारा को पाइप से उतरते हुए देख लिया था। उसने चीख कर कुछ कहा। कुछ और लोग भी उस तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। इसी दौरान में दारा ने पाइप छोड़कर छलांग लगा दी। 1-2 आदमी से कोई हादसा समझकर दारा की तरफ दौड़े, मगर दारा ने 2 हवाई फायर कर दिए। लोग मद हवास होकर इधर उधर भाग खड़े हुए। भगदड़ सी मच गई। दारा ने इस मौके से पूरा फायदा उठाया और एक तरफ दौड़ लगा दी। मैं मुंडीर पर खड़ा बेबसी से उसकी तरफ देखता रहा। दारा कुछ दूर तक लोगों को धक्के देता हुआ दौड़ता हुआ नजर आया और फिर निगाहों से ओझल हो गया। मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया और फिर दूसरे ही लम्हे नुस्वानी चीखों की आवाज सुनकर मैंने सीढ़ियों की तरफ छलांग लगा दी। मसरूचन एक आदमी से गुथम गुथा हो रहा था। पूनिया मिस शेवानी को रगीद रही थी और पाथी भी एक औरत से उलझा हुआ था। मसरूचन दूसरे आदमी के नीचे दबा हुआ था और उस आदमी की शक्ल देखकर मैं चौंक गया। वो मैगा तैरार था। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर मैगा को बालों से पकड़ दिया और उसको ऊपर खींचते हुए बेदर पे उसके चेहरे पर कई घुंसे रसीद कर दिए। मसरूजन एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। लिटिल मास्टर, तुम इसे संभालो, मैं दूसरे को देखता हूँ। वो चीखता हुआ एक कमरे की तरफ दौड़ गया और बंद दरवाजे पर कंधे से टकरे मारने लगा। मैंने मैगा तैरार को संभलने का मौका नहीं दिया। इस वक्त खंजर मेरे हाथ में नहीं था। अगर होता तो अब तक मैं मैगा का काम तमाम कर चुका होता। दारा के फरार हो जाने से मैं बहुत ताव खाए हुए था और अपना सारा गुस्सा मैगा पर उतार रहा था। मैगा के होंठों, नाक और एक कान से खून बह रहा था। वो बुरी तरह लड़खड़ा रहा था, मगर मैं उस पर घूंसों और ठोकरों की बारिश करता जा रहा था। मसरूजन जिस कमरे के दरवाजे पर टकरे मार रहा था वो सड़क की तरफ था। हमने सड़क पर से इस कमरे की खिड़कियों में रोशनी देखी थी। उसके साथ भी एक कमरा था जिसका दरवाजा चौपट खुला हुआ था। मास्टर की किसी टक्कर से दरवाजा टूट गया और फिर उसी लम्हे छन्नाके से शीशे टूटने और किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। मसरूजन दौड़ता हुआ कमरे से बाहर आ गया। चिंची ने खिड़की से छलांग लगा दी। उसने चीख कर कहा, तुम इन लोगों को संभालो, मैं नीचे जा रहा हूँ। वो नीचे जाने के लिए दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन दरवाजे ही में ठिठक कर रुक गया। सीढ़ियों पर दौड़ते हुए भारी कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी और वे 5-6 पुलिस वाले सीढ़ी वाले दरवाजे से अंदर आ गए। उनमें एक इंस्पेक्टर था जिसने पिस्तौल से 2-3 हवाई फायर कर दिए। दूसरे पुलिस वालों ने भी राइफलें तान ली। मैं मैगा को छोड़कर अलग हट गया। वो चकराता हुआ नीचे गिरा। पाथी ने भी उस औरत को छोड़ दिया। पुनी और शेवानी अब भी एक दूसरे से गुथम गुथा थी। दोनों खूनख्वार बिल्लियों की तरह गुर्रा रही थी। उन्हें बड़ी मुश्किल से एक दूसरे से अलग किया गया। मास्टर उचन, इंस्पेक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे अफसोस है, हमें ऊपर आने में कुछ देर होगी। चिंग जी ने खिड़की से छलांग लगा दी है। वो उसकी फिक्र मत करो मास्टर, इंस्पेक्टर ने उसकी बात काट दी। हमारे आदमी नीचे मौजूद है, उसे संभाल लेंगे। यहाँ तुम्हारे आदमी कौन है? मास्टर ने पाथी, पूनिया और मेरी तरफ इशारा कर दिया। हम तीनों अलग हो गए। मैगा, शिवानी और दूसरी औरत को पुलिस वालों ने गिरफ्त में ले लिया और 2 पुलिस वाले दौड़ दौड़ कर कमरों को चेक करने लगे। और फिर इंस्पेक्टर की बातों से इंकिशाफ हुआ कि उसे आज शाम ही को ऊपर से ये हुक्म जारी हुआ था कि इस इलाके पर खास तौर पर निगाह रखी जाए। उसे मास्टर उचन के नाम के हवाले से खास तौर पर कुछ हदायत दी गई थी कि वो लेडी किक बॉक्सिंग की प्रमोटर शिवानी के खिलाफ
कोई कार्रवाई करने वाला है। अगर कोई गड़बड़ हो तो वो अपनी फोर्स लेकर उसकी मदद को पहुंच जाए। उसे सख्ती से ये वार्निंग भी दी गई थी कि अगर ये खबर किसी कार्रवाई से पहले लीक हुई तो उसे न सिर्फ मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा बल्कि उसके खिलाफ गद्दारी के इल्जाम में कार्रवाई भी की जाएगी। इंस्पेक्टर के कहने के मुताबिक वो एक एक करके अपने आदमियों को सामने वाली बिल्डिंग में जमा कर चुका था। वो एक तारीख कमरे की खिड़की से शेवानी वाली इमारत पर निगाह रखे हुए थे और जब उसने मास्टर रुचन को सीढ़ियों वाले दरवाजे में दाखिल होते देखा तो होशियार हो गया और फिर फायरिंग की आवाज सुनकर उसने अपने आदमियों के साथ इस तरफ दौड़ लगा दी। अब आप लोग तो जा सकते हैं, इंस्पेक्टर ने बात खत्म करते हुए कहा। यहाँ की सूरत अब मैं संभालूंगा। हम लोग नीचे आ गए। बेस 9 वाले दोनों दरवाजे बंद थे और अंदर तारीकी थी। यहाँ की तवाइफें या तो खौफजदा होकर भाग गई थी या उन्होंने अपने कमरों में बंद होकर बत्तियां बुझा दी थी। नीचे इमारत के दरवाजे के सामने भी कई पुलिस वाले मौजूद थे। आसपास के शराब खाने और रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे। लोगों की आमदोरफ्त अगरचे जारी थी मगर सामने वाले फुटपाथ से चिंची पुलिस के घेरे में जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके एक बाजू और एक टांग की हड्डी टूट गई थी और वो बुरी तरह चीख रहा था। रिंगट भी वहां मौजूद था मगर पुलिस ने उसे आगे नहीं आने दिया। बस ने रिंगट पाथी और पोनिया को रुखसत कर दिया। मैं और मास्टर रुजन एक तवील चक्कर काटकर शिवानी की इमारत के पिछली तरफ आ गए जहां से दारा फरार हुआ था। यहाँ की रौनक पहले की तरह थी। दारा की हवाई फायरिंग से कुछ भगदड़ मची हुई थी मगर उसके बाद सूरत हाल फिर पुरसुकून हो गई। राहगीरों और तवाइफों में आजादाना तौर पर सौदेबाजी हो रही थी। इमारत के साथ वो पाइप सड़क की तरफ झुका हुआ था और मैं मास्टर रुचन को बता रहा था कि दारा किस तरह फरार हुआ था। उसके साथ ही मैं झुककर पाइप और दीवार के आसपास देख रहा था और फिर मुझे वो चीज मिल गई जिसकी तलाश थी। वो हाथ की कटी हुई छोटी उंगली थी जो खून में लुथड़ी हुई थी। दारा अगरचे एक बार फिर फरार हो गया था मगर मुझे उसके फरार होने का अफसोस तो था लेकिन खुशी भी थी कि इस बार मैं उस पर कारी ज़रब लगाने में कामयाब हो गया था। मैंने जेब से रुमाल निकाला और झुककर वो उंगली उठा ली। ये क्या है? मास्टर रुचन ने पूछा। दारा के हाथ की कटी हुई उंगली, मैंने कहा। हो सकता है अब वो कभी मेरे सामने ना आए लेकिन जब तक जिंदा रहेगा मुझे याद रखेगा। मैंने दारा के हाथ की कटी हुई उंगली रुमाल में लपेट कर जेब में रख ली और हम वापस पलट गए। उस रात मैं भी देर तक नहीं सो सका। मुझे दारा के बच निकलने का बेहद अफसोस था। मेरे सीने में भड़कने वाले इंतकाम के शोले कुछ और हवा पा गए थे। जब दुश्मन इस तरह बचकर निकल जाए तो ऐसी ही हालत होती है। दिन पर दिन गुजरते रहे। अगर ये रत्नाकोसन का मिशन क्रैकडाउन जारी था, जराइम पेशा लोगों को कोनों खदरों से तलाश करके आहिनी सलाखों के पीछे बंद किया जा रहा था मगर दारा और चीफ आंग का कोई सुराग नहीं मिला था। उन्हें हर उस जगह तलाश किया गया जहां उनके मिलने का इम्कान हो सकता था मगर उनका कोई सुराग नहीं मिला। एक महीना गुजर गया और फिर एक रोज हमें एक खास तकरीब में राइस पैलेस में शहंशाह की खिदमत में पेश किया गया। इस मौके पर सरदार थारू भी मौजूद था और महाराज भी। थाई, जानकी और मैं उस तकरीब के मरकजी किरदार थे। मुल्की सलामती के लिए हमारी खिदमत का एतराफ करते हुए हमें बेपनाह मराहत और इनाम से नवाजा गया। मुझे कौमी हीरो करार दिया गया और थाईलैंड की एजाजी शहरियत भी दे दी गई। रत्नाकोसन का मिशन क्रैक डाउन बेहद कामयाब हो गया था। जराइम पेशा गिरोहों का खात्मा हो जाने के बाद लोगों ने भी सुख का सांस लिया था लेकिन मैं जानता था कि अमनो आश्ती की ये सूरत हाल ज्यादा अरसे तक बरकरार नहीं रहेगी। शरपसंद अनासर कुछ ईयर से बाद दोबारा सर उठाने लगेंगे। हमें बहुत सी मराहत हासिल थी। हम मुकम्मल तौर पर आजाद थे लेकिन अब मेरा दिल यहाँ से उचाट हो गया था। मैं घर जाना चाहता था, अपने घर, जहाँ माँ बाप की शफकत और मोहब्बत के साए में मेरा बचपन गुजरा था। मैं जानता था कि अब वहाँ मेरे बाप नहीं थे मगर मुझे अब उस घर की याद बड़ी शिद्दत से आ रही थी। मैंने जानकी और थाई से जिक्र किया तो वो भी मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। या उन्हें बहुत कुछ मिल गया था। थाई को उस प्लाट पर नया बंगला बना देने का वादा भी किया गया था और इस सिलसिले में काम भी शुरू हो चुका था। जानकी का मकान भी खाली करा दिया गया था और उसे सरकारी हॉस्पिटल में मुलाजमत की पेशकश भी की गई थी और भी बहुत कुछ मिला था। वो यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकती थी मगर वो दोनों मुझे छोड़ने को तैयार न थी। बकौल जानकी के मैं उन दोनों के सांझे की जायदाद था और दोनों में से कोई भी मुझसे दस्तबरदार होने को तैयार न थी। मैंने महाराज से जिक्र किया तो वो मेरी बात सुनकर कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, मुझे मालूम था कि अब तुम यहाँ नहीं रहना चाहोगे और मैं तुम्हें अब रोकूंगा भी नहीं। मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर दूंगा। और जब मैंने बताया कि जानकी और थाई भी मेरे साथ जाना चाहती हैं तो महाराज के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई और फिर एक हफ्ते बाद हमारे पासपोर्ट भी तैयार हो गए। मैंने कई रोज पहले ही सिंगापुर में इंस्पेक्टर चियांग शू को बता दिया था कि मैं वापस आने वाला हूँ। सिंगापुर में हमारे मकान की चाबियां उसके पास थी। उसने वादा किया था कि मेरे आने से पहले मकान ठीक करवा देगा। इंस्पेक्टर चियांग शू से वैसे भी वक्तन फवक्तन टेलीफोन पर मेरी बात होती रहती थी। वो ये जानकर बेहद खुश हुआ था कि मैं वापस आने वाला हूँ। बैंकॉक में अगले चंद रोज बड़ी मसरूफियत में गुजरे। सबको पता चल गया कि मैं वापस जाने वाला हूँ। दावतों का एक सिलसिला था जो शुरू हो गया। हमें ताइफ से लाद दिया गया और बिलाखिर वो दिन भी आ गया जब हम बैंकॉक को अलविदा कहने वाले थे। मास्टर रुचन और फिर महाराज से रुखसत होते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनसे बिछड़ने का मुझे बेहद अफसोस था। महाराज मेरा रूहानी बाप था। उन्होंने मुझे जीना सिखाया था और मैं मरते दम तक उन्हें नहीं भूल सकता था।
सिंगापुर के चांगई एयरपोर्ट पर इंस्पेक्टर चांगशू ने हमारा इस्तकबाल किया था। हम कई साल बाद एक दूसरे से मिले थे। इंस्पेक्टर चांगशू तो मुझे नहीं पहचान सका, मगर मैंने उसे पहचान लिया। वो बूढ़ा हो गया था, मगर उसकी शख्सियत अब भी बहुत शानदार थी। वो हमें सीधा घर ले जाने की बजाय एक होटल में ले गया, जहाँ पहले से हमारे लिए एक कमरे का बंदोबस्त किया गया था। इंस्पेक्टर चांगशू भी शाम तक हमारे साथ होटल ही में रहा। शाम से जरा पहले हारा काशी और चाचा प्रताप सिंह के दोस्त खशवंत सिंह की बीवी रजनी और बेटी उर्मिला भी आ गई। खशवंत सिंह का इंतकाल हो चुका था और उर्मिला शादी के बाद 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। उनकी आमद के थोड़ी देर बाद हमारे महल्ले की 2 खवातीन भी आ गई। उनमें एक अरेड़ उम्र औरत थी और दूसरी बूढ़ी हो चुकी थी। उन सबको इंस्पेक्टर चांगशू ने बुलाया था। वो जानता था कि जब मैं घर में दाखिल होऊंगा तो मेरी क्या कैफियत होगी, इसलिए उसने इन सबको यहाँ जमा कर लिया था। और फिर उसी रात 9 बजे के करीब जब मैंने घर के दरवाजे में कदम रखा तो मेरी अजीब सी कैफियत थी। दिमाग में सनसनाहट थी, आंखों के सामने रोशनी चमकते हुए लहरिये से रक्स करने लगे। मैं बहुत मजबूत असाब का मालिक हूँ, लेकिन इस वक्त न जाने मुझे क्या हुआ था कि मैं अपने हवास पर काबू नहीं पा सका। जज्बात आंसुओं का सैलाब बनकर बह निकले और मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं उस घर के दरो दीवार से लिपट लिपट कर खूब रोया। इंस्पेक्टर चांगशू और दूसरे लोग मुझे गले से लिपटा लिपटा कर दिलासा देते रहे। मैं जब पुरसुकून हुआ तो मेरे मेहमान एक एक करके जाने लगे। आखिर में सिर्फ इंस्पेक्टर चांगशू रह गया था। रात के 2 बज चुके थे। मैं थाई जानकी और इंस्पेक्टर चांगशू के साथ सीटिंग रूम में बैठा हुआ था। इस वक्त चाचा प्रताप सिंह की बातें हो रही थी। चाचा प्रताप सिंह के जिक्र पर भी मेरा दिल भर आया और मैं एक बार फिर हिचकियां लेने लगा। वो खौफनाक मंजर ही मेरी आंखों के सामने घूम गया जब मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी थी। 2:15 बजे के करीब इंस्पेक्टर चांगशू जाने के लिए उठ गया। एक बात और, वो पहले जानकी और थाई और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम लोगों की हिफाजत के लिए 2 आदमी यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। क्यों? मैंने उलझी हुई नजरों से उसे देखा। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम जिन दुश्मनों से बचने के लिए बरसों तक मुख्तलिफ मुल्कों में भागे फिरते रहे हो, वो भी दोबारा यहाँ पहुंच गए हैं क्या? मैं उछल पड़ा। मुझे इंस्पेक्टर चांगशू की बात का यकीन नहीं आ रहा था। मैं कुछ कहे बगैर फटी फटी सी नजरों से उसकी तरफ देखता जा रहा था। मेरे सर पर गोया बम फट पड़ा था। यह खबर ऐसी थी जिसने वक्ती तौर पर मेरे हवास खराब कर दिए थे। मेरे दिमाग में आंधियां चलने लगी और गर्दन पर चींटियां रेंगने लगी। मुझे याद था चीफ हंग से आखिरी मर्तबा मेरा सामना बैंकॉक में मादाम ओतोको के फ्लैट पर हुआ था। दारा भी वहीं मौजूद था। वो दोनों उस फ्लैट में दादो ऐश कर रहे थे और हमने छापा इस तरह मारा कि उनके फरिश्तों को भी खबर नहीं हो सकी। लेकिन ऐन आखिरी लम्हों में बादी इस तरह पलट गई कि दारा तो समोने को ढाल बनाकर वहां से फरार होने में कामयाब हो गया और चीफ हंग हमारे कब्जे में आ गया था, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था। उसके चंद रोज बाद लेडी बॉक्सिंग प्रमोटर मिस शिवानी के फ्लैट पर दारा से मडबीड हुई थी, जहां दारा ने मुकाबले की बजाय फरार को तरजीह दी थी और उसकी इस कोशिश में उसके एक हाथ की उंगली भी कट गई थी। मिस शिवानी के फ्लैट से दारा के फरार के चंद रोज बाद चीफ हंग भी हैरत अंगेज तौर पर पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। मेरा ख्याल था कि अगर वो दोनों मिल गए तो एक बार फिर नए सिरे से हंगामे शुरू हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसकी भी कई वजूहात थी। एक तो ये कि रत्ना कोसन ने अपनी निगरानी में बैंकॉक में जबरदस्त किस्म का ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू कर दिया था। जराइम पेशा लोग या तो बैंकॉक छोड़ गए थे या अपनी अपनी पनाहगाहों में दुबक गए थे। काफी लोगों को आहनी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया था। दारा और चीफ हंग की खामोशी की दूसरी वजह यह थी कि मैंने उसके हवारियों और हमायतियों की बुनियादें तक खो डाली थी। वो जब बैंकॉक में आए थे तो उन्हें टाइगर मिल गया था। टाइगर मेरे हाथों खत्म हुआ तो उसकी जगह पेड्रू ने ली, मगर तवील अरसे की जंग के बाद पेड्रू भी खत्म हो गया और दारा को गोल्डन ट्राई एंगल की तरफ फरार होना पड़ा। वो थाई को भी जरकमाल बनाकर ले गया था, जिसकी वजह से मुझे भी गोल्डन ट्राई एंगल का रुख करना पड़ा। गोल्डन ट्रायंगल खूनख्वार बेड़ियों का बेट है। मैंने वहां दाखिल होकर बहुत बड़ी हमाकत की थी, मगर किस्मत अच्छी थी। मैं उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता हुआ वहां से निकल गया था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपके इल्म में आ चुका है। दारा से आखिरी तसादुम के बाद मैं तकरीबन 1-1.5 महीना बैंकॉक में रहा था। इसी दौरान में खामोशी ही रही थी, कोई हंगामा नहीं हुआ था। रत्ना कुसन का ऑपरेशन क्रैकडाउन जारी था। दारा और चीफ हंग को तलाश किया जा रहा था, मगर उनका कोई सुराग नहीं मिला था। मैं यही समझता रहा कि वो दोनों बैंकॉक में कहीं रोपोश हो गए हैं। लेकिन अब इंस्पेक्टर चांगशू से मिलने वाली ये इतला मेरे लिए बम का धमाका ही साबित हुई कि वो दोनों मुझसे पहले सिंगापुर पहुंच चुके थे। ये खबर सुनते ही मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मेरे जबड़े भिंच गए, मेरी मुठियां इस सख्ती से भिंच गई थी कि उंगलियों के जोड़ सफेद हो गए। इजी माई बॉय इजी। इंस्पेक्टर शू ने आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। तुमने उन्हें थाईलैंड में नहीं टिकने दिया। उन्हें जब तक पता चलेगा कि तुम यहाँ पहुंच चुके हो तो वो यहाँ से भी फरार होने की कोशिश करेंगे और फिर हम भी यहाँ मौजूद है। सिंगापुर की पुलिस बैंकॉक पुलिस से बहुत मुख्तलिफ है। हम उन्हें तलाश कर रहे हैं। जैसे ही सुराग मिला उनके हाथों में हथकड़ियां पहना दी जाएगी। वो लोग यहाँ कब आए? मैंने पूछा। दारा के आने की इतला तो 15 दिन पहले मिली थी, इंस्पेक्टर चांगशू ने जवाब दिया। उसे चांगई एयरपोर्ट पर देखा गया था और उसके बाद वो गायब हो गया
और फिर एक हफ्ता पहले चीफ आंग को भी देखा गया। वो ट्रेन के जरिए आया था। स्पेशल पुलिस के एक आदमी ने उसे पहचान लिया। उसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो पुलिस मैन को जख्मी करके फरार हो गया। उनके तमाम पुराने अड्डों और पुराने दोस्तों की निगरानी की जा रही है। अभी तक तो उनका कोई सुराग नहीं मिला। मेरा ख्याल है वो किसी जजीरे पर रोपोश है। उन्हें तलाश कर लिया जाएगा और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अब उस जजीरे पर वो पुरानी कहानी दोहराई नहीं जाएगी। लेकिन बहरहाल तुम्हें मोहतात रहने की जरूरत है। ठीक है चियांग अंकल, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। मैं मोहतात रहूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है मुझे मुआवजों की जरूरत नहीं है। आप अपने आदमी वापस ले जाइए, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। ओके, इंस्पेक्टर चियांगशू ने कहा। मैं चलता हूँ, कल किसी वक्त मुलाकात होगी। चियांगशू ने मेरे बाद जानकी और थाई से भी हाथ मिलाया। मैं उसे रुखसत करने के लिए बाहर के दरवाजे तक आया और उस वक्त तक बाहर ही खड़ा रहा जब तक उसकी जीप गली का मोड़ घूमकर निगाहों से ओझल ना हो गई। मैं दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। इंस्पेक्टर चियांगशू ने कहा था कि वो मेरी हिफाजत के लिए मुकर्रर किए जाने वाले अपने आदमियों को वापस भेज देगा, लेकिन मुझे यकीन था कि हिफाजत के लिए उसका कोई ना कोई आदमी सादा लिबास में हमारे आसपास मौजूद रहेगा। थायूर जान की ड्राइंग रूम में ही बैठी हुई थी। मैं भी एक कुर्सी पर बैठ के और हम देर तक दारा और चीफ आंग के बारे में बातें करते रहे। मेरा ख्याल है वो लोग अब यहाँ हाथ पैर फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे, मैंने कहा। या उनके गिरोह का शहरादा पहले ही बिखर गया था। हमारे बैंकॉक जाने के बाद उसके कजन जमाल ने यहाँ कदम जमाने की कोशिश की थी और मैंने इंस्पेक्टर चियांगशू को बैंकॉक से फोन पर इतला दे दी थी, जिसने वो सिंडिकेट कायम होने से पहले ही तोड़ दिया था। जमाल और उसके साथी अभी तक जेल में हैं। अब यहाँ की सूरत क्या है उसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है कि अब वो लोग यहाँ कदम नहीं जमा सकेंगे। लेकिन उनके यहाँ आने का मकसद क्या हो सकता है? जानकी ने कहा। मकसद कुछ भी रहा हो, लेकिन अब वो यहाँ नहीं टिकेंगे, मैंने जवाब दिया। बात करते हुए अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। मैं थाईलैंड में कई मरतबा दारा के हाथ लगा था। वैसे किसी भी मौके पर मुझे मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन उसे किसी तरह ये पता चल गया था कि मेरे डैडी ने लाहौर छोड़ने से पहले उनका जो सोना गायब किया था उसका राज किसी डायरी में महफूज है और मैं उस डायरी के बारे में जानता हूँ। वो करोड़ों की मालियत का सोना था और अब तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई होगी। बैंकॉक में मादाम ओतोको के फ्लैट पर दारा ने कहा था कि वो अपना सब कुछ हार चुका है। उसके सारे मंसूबे फना हो चुके हैं। उसके पास कुछ नहीं बचा। वो बिल्कुल खलाश हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान में मेरे डैडी का छुपाया हुआ सोना अब भी महफूज है और वो डायरी मेरे कब्जे में है जिसमें सोने का राज पोशीदा है। वो सोना उसके नुकसान का अदाला कर सकता है और वो मुझसे उस डायरी का पता जरूर हासिल करेगा। अब मुझे दारा के सिंगापुर आने का मकसद पता चल गया था। सिंगापुर दारा के लिए डेंजर जोन था। यहाँ से फरार होने से पहले यहाँ वो लातादाद जराइम के मुर्तकिब हो चुका था। कई बेगुनाह उसके हाथों मारे जा चुके थे। चीफ आंग और दारा सिंगापुर पुलिस को सबसे ज्यादा मतलूब थे। इन्हें तो इस तरफ का रुख करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो दोनों यहाँ पहुंच गए थे। दारा हर कीमत पर वो सोना हासिल करना चाहता था और डायरी के बगैर उसे सोने का सुराग नहीं मिल सकता था। वो यकीनन डायरी की तलाश ही में यहाँ आया था, लेकिन उसे कुछ करने का मौका शायद इसलिए नहीं मिल सका कि यहाँ उसकी आमद का पता चल गया था और पुलिस सरगर्म हो गई थी। मैंने थायूर जानकी को अपने ख्यालात से आगाह किया तो उन दोनों की आंखें चमक उठी थी। यकीनन यही बात है, जानकी ने कहा। उसके यहाँ आने का मकसद इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता और अब तक उसकी खामोशी भी बिला वजह नहीं होगी।